डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने। साथ ही अगर यह चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। एपिसोड 17। शौर्या। हमारी बच्ची मृणाल जी धीरे से बोली और उनकी नजरें शौर्या पर टिककर ही रह गई। बहुत दर्द हो रहा था शौर्या को, और जब उसे लगा कि वो सिर्फ इन फूलों को देखते हुए ही उसका दर्द बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, सो उसने कुछ और सोचा और उसे जहां में सबसे पहले इस पियानो का ही ख्याल आया। एंड कहते हैं ना, म्यूजिक हिल एवरीथिंग, कुछ इस तरह ही उसके साथ हुआ और वो उस पियानो में इतना खो गई कि उसे होता हुआ दर्द भी भूल गई और ड्रग्स की तलब को भी। आखिरी नोट्स बजाकर उसने अपना सर पिया पर टिका दिया और अगले ही पल अभिमन्यु उसके पास गया। उसने धीरे से उसके सर पर हाथ रखा और शौर्या के थके हुए चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। आप आ गए मन? शौर्या ने झट से मुड़कर उसके तरफ देखकर सवाल किया और उसके कमर पर अपने हाथों का घेरा बनाकर उसके गले लग गई। आई एम फीलिंग रेस्टलेस में, मुझे बेचैनी हो रही थी। क्या आप 1-2 दिन मेरे साथ रह सकते हैं और उसके बाद आपके काम को ज्वाइन कर सकते हैं प्लीज? शौर्या ने उसे गले लगते हुए अपनी आंखें बंद करके ही कहा। उसकी ड्रग्स की तलब अभिमन्यु के छूने से ही मिट जाती थी और वो अभिमन्यु के साथ प्यार के उस मीठे एहसास में खो जाती थी। इस बात का एहसास उसे अभी थोड़ी देर पहले ही हुआ था कि ना जाने कैसे, लेकिन अभिमन्यु ही उसके हर एक दर्द का इलाज बन चुका था। गार्डन में इतना कंट्रोल करने के बाद भी सू से उसका दर्द और वो तलब कंट्रोल नहीं हो रही थी। मगर अभिमन्यु की याद और उसके साथ बिठाए हुए यहाँ के लम्हे, उस बारे में सोचकर ही वो रिलैक्स फील करने लग गई और पियानो भी वो उसे पाने नजरों के सामने रखकर ही उसके यद में ही बजा रही थी। बिल्कुल मेरी प्रिंसेस, मेरी गुड़िया रानी, जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा, अभिमन्यु ने कहा और नीचे झुककर उसे अपने बाहों में उठा लिया। शौर्या ने भी खुशी से उसके गले में बाहें दल दी, लेकिन दरवाजे पर इन सब अनजान शख्स को देखकर वो जरा सी हड़बड़ा गई। रिलैक्स बेबी, दे आर फैमिली और रूथ डॉक्टर है, वो तुम्हें ही चेक करने आया था, अभिमन्यु ने उसे रिलैक्स करते हुए कहा और शौर्या ने हाँ में सर हिला दिया। अभिमन्यु उसे आराम से उनके कमरे में ले गया और उस कमरे को देखकर दोनों भाइयों का नहीं शौर्या के दोनों भाइयों का मुंह बन गया। वो अच्छे से जानते थे कि ये कमरा अभिमन्यु का है और शौर्या भी इसी कमरे में रह रही है। ये सोचकर ही दोनों को गुस्सा आ गया। बेस्ट फ्रेंड पर भरोसा था उसे, लेकिन अब बात उनकी छोटी सी प्यारी से बहन की थी ना, और वो भी उस बहन की जिससे उन्हें बात करने का मौका भी नहीं मिला था। और वहाँ वो अभिमन्यु उसे बाहों में उठा रहा था, उसे बेबी, प्रिंसेस, गुड़िया ना जाने क्या क्या ना से पुकार रहा था। एंड दे बोथ आर ब्रदर्स, यू कनो दी पजेसिव ब्रदर्स, जेलेस तो उन्हें होना ही था। रुद्राय ने उतने में भी चांस मारा और वो जल्दी से शौर्या के पास चला गया। हे लिटिल प्रिंसेस, हाउ यू फीलिंग नाउ? रूथ ने प्यार से पूछा और उसकी बातों में शौर्या को काफी अपनापन महसूस हुआ। आई एम फाइन डॉक्टर, शौर्या बोली। अभिमन्यु ने रूथ की तरफ इशारा करके ही कहा था कि वो डॉक्टर है, सो उसे लगा कि वो उसी हिसाब से उससे सवाल कर रहा है। दैट्स गुड बच्चा, लेकिन लेट मी चेक यू, मुझे भी तो देखने दो मेरी प्यारी बह। आई मीन इतनी प्यारी लड़की की हेल्थ आखिर कैसी है? रुद्राय उसे बहन कहते हुए रुक गया और शौर्या ने हाँ में सर हिला दिया। वेल, रूथ का इतना प्यार से बात करना उसे जरा सा अटपटा लगा था, लेकिन जो प्यार, एक तरह की रिस्पेक्ट और केयर उसकी नजरों में दिखाई दे रही थी ना, उसे देखकर शौर्या को काफी अच्छा लगा। रूथ उसे चेक करने लग गया और उसने उसकी पहले रिपोर्ट्स भी चेक की। उन रिपोर्ट्स को देखकर और अब शौर्या को देखकर वो सच में काफी हैरान हो गया था। तुम तो बहुत बहादुर हो शौर्या, बिल्कुल तुम्हारे नाम की तरह। तभी तो देखो ना, इतने हार्ड ड्रग्स के बावजूद भी तुम इतनी रिलैक्स हो और इतनी जल्दी तुमने अपने आप को शांत भी कर लिया। आई एम सो प्राउड ऑफ यू एंड आल्सो आई एम वेरी सरप्राइज, रूथ ने उसकी तारीफ करते हुए कहा और शौर्या धीरे से मुस्कुराई। हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं शौर्या, अचतुली वो हम तुम्हारे पेरेंट्स हैं, तुम हमारी बेटी हो, मृणाल जी बोली। सॉरी नॉट फीलिंग वेल यार, पता नहीं आजकल मेरी तबीयत को क्या हो गया, कभी पीठ दर्द करती है तो कभी कमर दर्द और कभी कभार तो दर्द इतना हो जाता है कि कुछ सूझता ही नहीं है। इस वक्त भी बहुत कमर दर्द कर रही है, सो छोटू ही पार्ट दिया, कल पक्का बड़ा पार्ट दूंगी और अगर हुआ तो 2 पार्ट्स भी दे दूंगी। एपिसोड 18। हे लिटिल प्रिंसेस, हाउ यू फीलिंग नाउ? रूथ ने प्यार से पूछा और उसकी बातों में शौर्या को काफी अपनापन महसूस हुआ। आई एम फाइन डॉक्टर, शौर्या बोली। अभिमन्यु ने रूथ की तरफ इशारा करके ही कहा था कि वो डॉक्टर है, सो उसे लगा कि वो उसी हिसाब से उससे सवाल कर रहा है। दैट्स गुड बच्चा, लेकिन लेट मी चेक यू, मुझे भी तो देखने दो मेरी प्यारी बह। आई मीन इतनी प्यारी लड़की की हेल्थ आखिर कैसी है? रुद्राय उसे बहन कहते हुए रुक गया और शौर्या ने हाँ में सर हिला दिया। वेल, रूथ का इतना प्यार से बात करना उसे जरा सा अटपटा लगा था,
लेकिन जो प्यार, एक तरह की रिस्पेक्ट और केयर उसकी नज़रों में दिखाई दे रही थी ना, उसे देखकर शौर्या को काफ़ी अच्छा लगा। रुद्र उसे चेक करने लग गया और उसने उसकी पहले रिपोर्ट्स भी चेक की। उन रिपोर्ट्स को देखकर और अब शौर्या को देखकर वो सच में काफ़ी हैरान हो गया था। तुम तो बहुत बहादुर हो शौर्या, बिल्कुल तुम्हारे नाम की तरह। तभी तो देखो ना, इतने हार्ड ड्रग्स के बावजूद भी तुम इतनी रिलैक्स हो और इतनी जल्दी तुमने अपने आप को शांत भी कर लिया। आई एम सो प्राउड ऑफ यू एंड आल्सो आई एम वेरी सरप्राइज। रुद्र ने उसकी तारीफ करते हुए कहा और शौर्या धीरे से मुस्कुराई। थैंक्स डॉक्टर, शौर्या ने किसी तरह से कहा और उसकी नज़रें रुद्र और बाकी सब की तरफ चली गई। मृणाल जी उसे यूं खुद को देखता पाकर बहुत खुश हुई थी, लेकिन अगले ही पल शौर्या के आंखों में कुछ ऐसे भाव थे जैसे वो किसी अनजान को देख रही थी। एंड वो सही भी था, शौर्या के लिए वो सब अनजान ही थे। उसके आंखों में के भाव देखकर मृणाला जी का दिल किया वह अभी आगे जाए, वह उसे गले लगा कर कहे कि वो उसके पेरेंट्स है, वो उनकी बेटी है, उनकी सबसे छोटी बेटी जिसे उसके जन्म में वक्त किडनैप कर लिया गया था और उन्हें लगा था और उस किडनैपर ने कहा था कि वो नहीं बची और उसने उसे जंगले में फेंक दिया। काफी दिनों के तलाश के बाद भी वो उन्हें नहीं मिली थी। वो हर एक बात उसे बताना चाहती थी, उसे अपने गले से लगाना चाहती थी, लेकिन शौर्या की हेल्थ और बाकी उन तीनों ने, अभिमन्यु, शिव और रुद्र ने कही हुई बातें सुनकर उन्होंने अपने जज्बातों को काबू लिया। शौर्या कुछ देर तक उनके तरफ देखती रही। उसने धीरे से हाँ में सर हिलाया और जब उसके अंदर बेचैनी बढ़ गई तो उसने अभिमन्यु का हाथ थमा लिया। क्या हुआ गुडिया, तुम ठीक तो हो ना? अभिमन्यु को उसके हाथ की होती हल्की से थरथर महसूस हुई और उसने फिर से उसके तरफ देखकर उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम कर कहा। शौर्या ने एक बार उसे देखा और फिर धीरे से ना में सर हिलाकर एक नज़र सबकी तरफ देखा। अम्मा, आंटी, अंकल, आप चलिए, मैं आपसे आकर मिलता हूँ। अभिमन्यु समझ गया था कि वो जरा सी अनकंफर्टेबल फील कर रही है। वही क्या, उसे देखने वाले उसके दोनों भाई और उसके मोम डैड भी समझ गए थे कि वो जरा सी अनकंफर्टेबल है, सो बिना कुछ कहे वो वहां से बाहर चले गए। क्या मैं उन्हें जानती हूँ? शौर्या ने अभिमन्यु से सवाल किया और बाहर दरवाजे तक आए हुए वो उनके कदम वहीं रुक गए। अभिमन्यु भी उसके सवाल से सरप्राइज हो गया और उसे ऐसे देखकर शौर्या ही आगे बोली, जस्ट आई फील लाइक मैं शायद से, अम्मा, पता नहीं कैसे वो मुझे अच्छे लगे, जैसे मेरे अपने हो। शौर्या जरा हिचकिचाते हुए ही बोली। कौन लाखी, वो खुद सरप्राइज थी कि उसे ऐसा क्यों लगा, बट जो भी हो उसे काफी अपनापन फील हुआ था उन सब से। मैं सोती हूँ, शौर्या फिर झट से बोली और नचे बिस्तर पर लेटकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। प्रिंसेस, आर यू ओके ना बच्चा? मैं रुद्र को बुलाऊं क्या? अभिमन्यु काफी डर गया उसके इस हरकत से। उसे लगा कि शायद शौर्या को काफी दर्द हो रहा है और वो पैनिक कर गया। एम फाइन, बस थोड़ी सी थकान है, मैं सोती हूँ। हाँ, शौर्या मुस्कुराकर बोली और उसने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली। अभिमन्यु ने हाँ में सर हिलाया और उसे अच्छे से ब्लैंकेट से कवर करके उसने उसके सर को सहला शुरू कर दिया। उसकी चुभन और ये केयर, शौर्या के ओठों पर अब दीवाली स्माइल आ गई। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और कुछ देर तक अभिमन्यु के चुभन को फील करती रही। थोड़ी ही देर में उसने अपनी सांसें मध्यम स्पीड से लेना शुरू कर दी। उसे देख लग रहा था कि वो नींद में चली गई है, सो अभिमन्यु ने नीचे झुककर उसके माथे पर हल्के से अपने ओठ रख दिए। बस तुम ठीक हो जाओ प्रिंसेस, तुम्हें इस तरह से तकलीफ में, पेन में देखना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। आई फील हेल्पलेस। इतना सब कुछ होने के बाद भी मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता, अभिमन्यु ने धीरे से बोला और फिर एक बार उसके चेहरे को जी भर के देखकर वो वहां से बाहर चला गया। जाते हुए उसने कर्टन्स क्लोज कर दिए और लाइट डिम करके आग का टेम्परेचर सेट कर दिया। उसका हर एक गेस्चर भले ही शौर्या अपने आंखों से देख नहीं पा रही थी, लेकिन वो समझ सब कुछ रही थी। उसके जाने के बाद शौर्या ने अपनी आंखें खोली और मुस्कुराकर उसके जाते हुए अक्स को देखा। चिका, शौर्या ने उसके सिस्टम को आवाज दी और चिका अगले ही पल एक्टिवेट हो गई। आर यू ओके बॉस? चिका ने सवाल किया। भले ही उसे होता दर्द वो महसूस ना कर पाए, लेकिन उसने उसे दर्द से तुरकते हुए देखा था। एम फाइन चिका, वॉट अबाउट माई पेरेंट्स? एंड इस शौर्या के पेरेंट्स भी? क्या तुम्हें कुछ पता चला? कहते हुए शौर्या कुछ अलग सा फील कर रही थी। चिका पर उसे पूरा भरोसा था। उसे कम से कम 12 घंटे ही लगते थे कोई भी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए, और उतना वक्त या फिर उससे ज्यादा वक्त हो गया था ना। सो शौर्या जरा सी एक्साइटेड ही थी उन दोनों के बारे में जानने के लिए। बॉस, मैंने इन्वेस्टिगेट किया एंड रिजल्ट ये है कि, चिका कह ही रही थी कि उसे रोकते ही शौर्या ने सवाल किया, क्या वो अभी जो लेडी यहाँ आई थी, क्या वो मेरी मॉम, आई मीन इस शौर्या की मॉम है क्या? शौर्या का सवाल और चिका एक पल चुप हो गई। बॉस, आपको कैसे पता कि वो आपकी मॉम है? चिका ने कहा। यू मीन टू से इस शौर्या की मॉम? तभी मुझे उन्हें देखकर थोड़ी सी स्ट्रेंज फीलिंग आ रही थी, शौर्या का कहना, और चिका फिर से खामोश हो गई।
नो बॉस, आई मीन टू से कि आप दोनों की मोम। बॉस, देयर इज समथिंग। बॉस, वो आपकी और इस शौर्या दोनों की मोम है। चिका का एक्सप्लेनेशन और सोई हुई वो उठकर बैठ गई। वॉट रबिश आर यू टॉकिंग चिका, मेरी मोम तो काया है, फिर वो लेडी कैसे हो सकती है? शौर्या सच में काफी शौक थी। वेल, वो एक गुलाम ही थी, एक ऐसी गुलाम जिसे किसी भी रिश्ते की पहचान नहीं थी। बाकी सब की तरह वो अपने आप को ओरफन ही समझती थी। बट फिर एक दिन उसे ट्रेन करने वाले प्रोफेसर ने उसकी काबिलियत देखकर उसे एक राज की बात बताए। उसके मोम का नामा बताया जो उनकी ही एक स्टूडेंट थी और शौर्या उनकी तरह ही काफी जीनियस थी। ये सारी बातें शौर्या के दिमाग में चल रही थी, जिसे महसूस करके चिका आगे बोली। बॉस, यू आर राइट, आपको जन्म देने वाली मोम काया मोम ही है, बट वो एक सेरोगेट मदर थी। बॉस प्रोफेसर सिन्हा, आपकी मोम उनकी स्टूडेंट और लैब असिस्टेंट थी, वो दोनों साथ ही में काम करते थे। बट फिर प्रोफेसर सिन्हा ने सिम्पोसिस को ज्वाइन कर लिया और वो काया से भी जिद कर रहे थे कि वो भी उनके साथ ज्वाइन कर ले, बट वो नहीं मानी और जो इलीगल काम वहाँ होते थे उनके खिलाफ सबूत ढूंढ कर वो पुलिस के पास जाने ही वाली थी कि प्रोफेसर सिन्हा को उसके बारे में पता चल गया और उनके कुछ आदमी उनके पीछे लग गए। उन सब से बचने के लिए काया भाग रही थी और फिर छिपने के लिए वो एक हॉस्पिटल में गई जहाँ गलती से वो गायनेक सेक्शन में चली गई। बॉस, वो सरोगेसी एरिया था। मिस्टर एंड मिसेस बुंदेला जो सेरोगेट मदर हायर की थी वो नहीं आई थी। सबको लगा कि काया ही वो सेरोगेट मदर है और आगे की प्रोसेस उनके साथ ही हुई थी। चिका कह ही रही थी कि शौर्या ने उसे रोक दिया, लेकिन चिका, मिस्टर एंड मिसेस बुंदेला को सेरोगेट मदर हायर करने की क्या जरूरत हो गई? अभिमन्यु ने अभी कहा था कि डॉक्टर रुद्र और वो दूसरे वह थे, वो उनके बेटे हैं, फिर सेरोगेट मदर क्यों? शौर्या ने कहा। बॉस, आओ के पेरेंट्स को एक बेटी चाहिए थी। बुंदेला फैमिली में पिछले 7 पीढ़ियों से एक भी बेटी नहीं थी और मृणाल जी और संजीव जी दोनों को भी बेटी की बहुत चाहत थी। इसीलिए तो उन्होंने शिवाय बुंदेला और रुद्राय बुंदेला के बाद एक और बार ट्राई किया और उन्हें एक और बेटा हुआ, ओमकारा बुंदेला। उनके जन्म पर वो थोड़े नाराज हो गए थे और उसी वक्त उन्होंने सरोगेसी के बारे में सोचा और वो हॉस्पिटल चले गए। बट वहाँ इत्तेफाक से काय मोम भी आ गई और उनके साथ सरोगेसी की प्रोसेस पूरी हुई। बट फिर बाद में काय मोम वहाँ से भाग गई और डॉक्टर्स को उनसे क्या गलती हो गई है ये समझ में आ गया। बुंदेला फैमिली बहुत स्ट्रॉन्ग है और अगर उन्हें इस गद्दी के बारे में पता लग जाता तो उन्हें काफ़ी परेशानी होती। सो उन्होंने उसी सेरोगेट मदर को उनके समाने लाया और ये कह दिया कि उनकी ये प्रोसेस फेल हो गई और उस लेडी ने कंसीव नहीं किया। इसके बाद वो दोनों काफ़ी निराश हो गए और वह से चले गए और काया मोम भी फिर सिम्पोसिस के गार्ड्स के हाथ में लग गई। चिका ने कहा। शौर्या कुछ देर चुप ही रही। फिर ये शौर्या, इसके बारे में क्या? वो कैसे? शौर्या ने किसी तरह से कहा। उन दोनों ने फिर एक बार बेबी के लिए ट्राई किया था, एक बेटी के आस में, बट तब उनके दुश्मनों ने प्लानिंग की और आपके मोम को यानी कि मिसेस बुंदेला को किडनैप करने की कोशिश की। उस वक्त वो भाग तो गई मगर उन्हें लेबर पेन शुरू हो गया और उन्हें नज़दीकी हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। बड़ा हॉस्पिटल नहीं था वो, और उनके लिए गार्ड्स भी अभी तक नहीं आए थे और इसी बात का फायदा उन किडनैपर ने उठाया और उन्हें हुई बच्ची को लेकर वो वहां से भाग गए। मिस्टर बुंदेला उसे पूरे शहर में ढूंढ रहे थे। डर से उन्होंने उस बच्ची को जंगल में फेंक दिया और वह से भाग गए। आपके पेरेंट्स ने उस बच्ची को ढूंढने की बहुत कोशिश की मगर वो उन्हें कहीं नहीं मिली। सौरभ जी भी उस वक्त उनके कॉलेज के ट्रिप पर थे और उन्हें वो बच्ची मिली थी, सो वो उसे उनके साथ उनके घर लेकर चले गए। चिका ने पूरी बात कही और उसकी पूरी बात सुनकर शौर्या को क्या रिएक्ट करे ये समझ ही नहीं आ रहा था। क्या वो ये सोचकर खुश हो जाए कि उसे उसके पेरेंट्स मिल गए हैं, या फिर ये सोचकर उदास हुए ही कि उसकी वजह से उसके बहन की जान गई है। अगर वो नहीं मरती तो शौर्या का उसके बॉडी में रिबर्थ नहीं होता और शायद से आज अभिमन्यु का प्यार और उसके मोम डैड उसकी छोटी बहन के किस्मत में होता। शौर्या को ऐसा लग रहा था कि उसकी वजह से उसकी बहन की मौत हुई है और उसके बारे में सोचकर ही शौर्या के आंखों में आंसू आ गए। बॉस, आपकी गलती नहीं है, और वैसे भी शौर्या मरने ही वाली थी। भले ही वो उस हादसे से बच जाती लेकिन उसके बावजूद भी उसके पास लंबी जिंदगी नहीं थी, और आपके रिबर्थ के पहले ही तो शौर्या की मौत हो गई थी। आप गिल्टी फील मत करिए, चिका ने उसे समझाते हुए कहा। एपिसोड 19। मिस्टर बुंदेला उसे पूरे शहर में ढूंढ रहे थे। डर से उन्होंने उस बच्ची को जंगल में फेंक दिया और वह से भाग गए। आपके पेरेंट्स ने उस बच्ची को ढूंढने की बहुत कोशिश की मगर वो उन्हें कहीं नहीं मिली। सौरभ जी भी उस वक्त उनके कॉलेज के ट्रिप पर थे और उन्हें वो बच्ची मिली थी, सो वो उसे उनके साथ उनके घर लेकर चले गए। चिका ने पूरी बात कही और उसकी पूरी बात सुनकर शौर्या को क्या रिएक्ट करे ये समझ ही नहीं आ रहा था। क्या वो ये सोचकर खुश हो जाए कि उसे उसके पेरेंट्स मिल गए हैं,
या फिर ये सोचकर उदास हुए ही कि उसकी वजह से उसके बहन की जान गई है। अगर वो नहीं मरती तो शौर्या का उसके बॉडी में रिबर्थ नहीं होता और शायद से आज अभिमन्यु का प्यार और उसके मोम डैड उसकी छोटी बहन के किस्मत में होता। शौर्या को ऐसा लग रहा था कि उसकी वजह से उसकी बहन की मौत हुई है और उसके बारे में सोचकर ही शौर्या के आंखों में आंसू आ गए। बॉस, आपकी गलती नहीं है, और वैसे भी शौर्या मरने ही वाली थी। भले ही वो उस हादसे से बच जाती लेकिन उसके बावजूद भी उसके पास लंबी जिंदगी नहीं थी और आपके रिबर्थ के पहले ही तो शौर्या की मौत हो गई थी। आप गिल्टी फील मत करिए, चिका ने उसे समझाते हुए कहा। क्या मतलब है चिका? शौर्या को उसकी ये बात अजीब लगी। शौर्या को ब्लड कैंसर था, लास्ट स्टेज, और उसे ये बात 2 महीनों पहले ही पता चली थी जब स्कूल के थ्रू उसका हेल्थ चेकअप हुआ था और यही वजह है कि उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी उन सब के नाम कर दी। डॉक्टर ने कह दिया कि वो ज़्यादा से ज़्यादा 4 महीने और जी सकती है और इन 4 महीनों में उसे फैमिली का प्यार चाहिए था। उसे लगा कि अगर वो उसकी पूरी प्रॉपर्टी उन्हें दे देंगी तो शायद वो उसके साथ अच्छा बिहेव करे और उसके आखिरी दिनों में उसे नबी प्यार मिले, बट उन्होंने उसे बेच दिया। चिका ने जैसे ही कहा वैसे ही शौर्या के हाथों की नसें कस गई। वो सब कहाँ है अब? मैं उन सब को छोड़ूंगी नहीं। शौर्या के आंखों में गुस्सा था। उन यादों में उसने देखा था कि वो सब शौर्या के साथ कैसे बिहेव करते थे और इस बात का बदला तो वो लेने ही वाली थी, बट बाद में। लेकिन अब जबकि उसे पता चला था कि वो कोई और नहीं बल्कि उसी की छोटी बहन में उसका रिबर्थ हुआ है, तब उसने उनसे बदला लेने के बारे में अभी सोचा। अम्मा, बॉस, बिग बॉस ने पहले ही आपका बदला ले लिया है। शालिनी और उसका भाई, उन दोनों को सजा मिल रही है, वो भी काफी बुरी। बिग बॉस ने उन्हें कंटिन्यू टॉर्चर करवाया है और जब आपको होश भी नहीं आया था उसी वक्त से उन्हें खाना तो दूर की ही बात है, उन्होंने उन दोनों को पानी की एक बूंद भी नहीं दी है। आप अगर चाहे तो मैं उन्हें दिखा सकता हूँ, चिका ने कहा और शौर्या का इशारा मिलते ही शालिनी, शौर्या के सौतेली मोम और सौरभ जी की वाइफ और उसके भाई को जहाँ रखा गया था वहाँ की रिकॉर्डिंग चिका ने प्ले कर दी। बहुत बुरी हालत थी उन दोनों की, इतनी कि शौर्या ने 1 मिनट भी ठीक से देखा नहीं गया और उसने वो रिकॉर्डिंग बंद करने के लिए कह दी। क्या मन सच में ऐसे है? इतने खतरनाक, इतने क्रूएल? शौर्या ने सवाल किया और अभिमन्यु का शुरू से लेकर अब तक का उसके साथ किया हुआ बर्ताव याद करने लग गई। वो उसके साथ तो कितना स्वीट था, फिर इतना डेंजर कैसे हो गया वो दूसरों के लिए? बॉस, बिग बॉस उनके डेविल पर्सनैलिटी के वजह से ही फेमस है। अम्मा, अगर बिजनेस वर्ल्ड में अपनी पकड़ मजबूत करनी है तो आपको अपनी पर्सनैलिटी ऐसे रखनी ही होगी ताकि कोई आपका फायदा ना उठा पाए, और बिग बॉस सही है तभी तो वो आज इतने बड़े मुकाम पर है, चिका बोली और शौर्या की आंखें छोटी हो गई। बॉस, आपको जेलिस फील हो रहा है? चिका ने जरा एक्साइटेड होते हुए ही सवाल किया और शौर्या ने अपनी आंखें रोल कर दी और मुंह बना लिया। चिका, अम्मा, आई वॉन्ट टू लिव विद दैम। मुझे मेरे पेरेंट्स चाहिए चिका, मुझे भी एक फैमिली के प्यार को फील करना है, एक पूरी फैमिली। काश मेरी छोटी बहन भी होती। शौर्या की आंखों में आंसू आ गए। बॉस, वो है, और शायद गॉड यही चाहते थे कि आप दोनों को आपके फैमिली का प्यार मिले, इसीलिए तो शायद जब आप दोनों मरने की कगार पर थी तो उन्होंने एक तरह से दोनों को फिर से जीने का मौका दिया। जिस तरह से ये आपकी रूह है उस तरह से ये बॉडी आपके छोटी बहन की है। सो किसी के ना होने से बेहतर ये नहीं कि आप दोनों का आधा आधा अक्स है। चिका की बात सुन शौर्या को सही लगा और वो थोड़ा सा रिलैक्स फील करने लग गई। वो थकी हुई थी और मेडिसिन का असर जल्दी ही शौर्या गहरी नींद में चली गई। कुछ देर बाद मृणाल जी और संजीव जी अभी तक अभिमन्यु के घर पर ही थे और वे रुद्र के आने का वेट कर रहे थे। चेकअप के दौरान रुद्र ने शौर्या के ब्लड सैंपल्स ले लिए थे और सर के हेयर भी मेड की हेल्प से मंगवा लिए थे, जिसका अब चेकअप हो रहा था। रुद्र के हाथों में फाइनली रिपोर्ट्स आ गई जिसका इंतजार वो सब बेताबी से कर रहे थे। इट्स मैटर डैड, शौर्या हमारी बहन है, वो आपकी बेटी है डैड, शी इज बुंदेला, जब प्रिंसेस रुद्र ने खुश होते ही कहा और उसकी बात सुनकर संजीव जी की आंखों में आंसू आ गए। मृणाल जी भी बेसब्री से वेट कर रही थी रिजल्ट का और जब संजीव जी को उन्होंने रोता हुआ देखा तो उनकी उम्मीद टूटी गई। आप रुद्र से कहिए कि वो फिर से चेकअप करे, शायद उसने जल्दबाजी में रिपोर्ट बनाए हुए होंगे और कुछ गड़बड़ी हुई होगी। मेरा दिल कहता है कि शौर्या हमारी ही बच्ची है। संजीव, आप सुन रहे हो ना? मृणाल जी को गलतफहमी हुई थी कि शायद रुद्र ने ये कहा हो कि रिपोर्ट नेगेटिव आई है और वो बेताबी से कहने लग गई। वो थोड़ी हाइपर ही हो गई। मृणाल शांत हो जाओ और रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। शौर्या हमारी ही बेटी है, हमारी अपनी बेटी, हमारा अपना खून। संजीव जी का ये कहना और मृणाल जी की आंखों से और आंसू बहने लग गए। फिर से कहो संजीव, आपने अभी अभी क्या कहा? शौर्या हमारी बेटी है ना?
मृणाल जी की आंखों में आंसू थे तो वही ओठों पर बड़ी सी हंसी और उन्हें ऐसे देखकर संजीव जी ने उन्हें गले से लगा लिया। हाँ, वो हमारी हमारी बेटी है, संजीव जी ने फिर एक बार कहा और मृणाल जी खुशी से खड़े हो गई। मुझे उससे मिलना है, उसे गले लगाना है, मैं अभिमन्यु बेटा हम। मृणाल जी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। उन्होंने अभिमन्यु के तरफ देखा और उसने हाँ में सर हिला दिया। वो दोनों फिर शौर्या के कमरे की तरफ बढ़ गए जहाँ शौर्या आराम से उसके बिस्तर पर सो रही थी। मेरी बच्ची, मृणाल जी उसके बैग के पास खड़ी हो गई और दूर से ही उसे उन्होंने देखा। अभिमन्यु ने उसकी फिलहाल की मेडिकल हिस्ट्री उनके साथ शेयर की थी और इतना ही नहीं बल्कि उसके साथ क्या क्या हुआ है ये भी उन्हें बताया था। वो शौर्या के नींद में कोई परेशानी नहीं तैयार करना चाहते थे इस वक्त, इसीलिए उन्होंने उसे सोने दिया और दूर से ही उसे देखने लग गए। क्या मैं एक बार उसे छू सकती हूँ? संजीव, वो उठेगी तो नहीं ना? मैं मृणाल जी को सूझ ही नहीं रहा था कि वो क्या करे। उन्हें उसे छूना था, उसे प्यार करना था, लेकिन उसकी नींद टूट जाएंगी इस डर से वो उसके पास नहीं जा रही थी। संजीव जी भी उनकी हालत समझ रहे थे, लेकिन शौर्या की नींद डिस्टर्ब ना हो इसीलिए वो भी कुछ कर नहीं सकते थे। शिवाय और अभिमन्यु बाहर ही खड़े ही उन्हें देख रहे थे और थोड़ी ही देर में रुद्र भी वहां आ गया। उसकी नजरें भी उसकी बहन को देखने के लिए बेताब थी, वो उससे बात करने के लिए वो भी बेचैन था। बट शौर्या के हेल्थ उसी वजह से वो चुप रहा। कुछ देर बाद वो नीचे चले गए और उसका इंतजार करने लग गए। वो उठेगी तब उसे भूख भी होंगी ना, वैसे भी लंच का वक्त तो हो चुका है। मैं उसके लिए कुछ बनाती हूँ। अभिमन्यु बेटा, क्या मैं तुम्हारा किचन यूज कर लूँ प्लीज? मृणाल जी ने अभिमन्यु से इजाजत मांगी। बिल्कुल आंटी, आप यूज कर सकती हो। अभिमन्यु को कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। आफ्टर ऑल वो उसके प्रिंसेस के लिए कुछ बनाने जा रही थी और उसे तो खाना कितना पसंद था, सो उसने जल्दी से हाँ कह दिया। थैंक यू बेटा, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। तुम नहीं जानते हो कि तुमने हम पर कितना बड़ा एहसान किया है। हमारी बेटी तुम्हारे वजह से ही ठीक है और इतने सालों के बाद वो हमें मिल गई है। सब कुछ तुम्हारे वजह से ही हुआ। थैंक यू सो मच अभी बेटा, हम ताउम्र तुम्हारे एहसान मंद रहेंगे। मृणाल जी ने अभिमन्यु के सर पर हाथ रखकर कहा और अभिमन्यु मुस्कुराया। मृणाल जी किचन में चली गई। अभी सच में बेटा थैंक यू सो मच, अब बस एक और कम कर दो। वो घटिया औरत और उसका वो भाई, उन्हें मेरे हवाले कर दो। मैं उन्हें खुद अपने हाथों से सजा देना चाहता हूँ, संजीव जी ने अभिमन्यु से कहा और उसने उनकी वो बात भी मान ली। थैंक यू, चलो मैं तुम्हारे आंटी की हेल्प करता हूँ किचन में। आज मैं खुद अपने हाथों से हमारे प्रिंसेस के लिए कुछ बनाऊंगा। संजीव जी फिर खुशी खुशी किचन में चले गए और वो तीनों लड़के वहीं खड़े रहे। शिव और रुद्र ने उनके पेरेंट्स को इतना एक्साइटेड कभी नहीं देखा था और ना ही उन्होंने कभी उनके लिए कुछ बनाया था, कभी कुकिंग की थी। संजीव जी पूरे बुंदेला ग्रुप को अकेले संभालते थे, उनके दूसरे भाई बहन थे बट जिनका उनका अपना अपना बिजनेस था और संजीव जी ने उनका बिजनेस बहुत अच्छे से संभाला और वो उसे बहुत ऊपर तक भी लेकर गए थे और उसमें उनका पूरा पूरा साथ मृणाल जी ने दिया था। वो भी उनके साथ उनका बिजनेस देखती थी, सो कभी इस तरह से उनके बच्चों के लिए कुकिंग करना एंड ऑल उन्होंने कभी नहीं किया। ब्रो, क्या आपको याद है कि मोम ने हमारे लिए लास्ट टाइम क्या कुक किया था? वेल, मुझे तो याद नहीं है, सोचा आपसे पूछ लूं। रुद्र ने शिव की तरफ देखा। वैसे तो शिव उससे 2 मिनट ही बड़ा था, लेकिन वो उसे ब्रो कहकर ही पुकारता था ना। बट इट्स ओके, हमारी बहन इतना डिजर्व करती है और तब तो ज्यादा ही जब उसे कभी किसी का प्यार नहीं मिला हो। मेरा दिल तो उस शालिनी और उसके भाई, साथ ही में उसके पूरे परिवार की जान लेना का कर रहा है। शिव गुस्से से बोला और रुद्र को भी गुस्सा आ गया। उन्हें सौंप रहा हूँ तुम दोनों को, आराम से उनसे बदला ले लेना, बट मेक श्योर कि वो तुम्हारी कैद से भागे ना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरी प्रिंसेस को बहुत तकलीफ दी है उन्होंने और मैं उन्हें। अभिमन्यु बोल ही रहा था कि शिवाय और रुद्र एक साथ ही बोले, प्रिंसेस अभी एक बात सच में बताओ कि तुम शौर्या के लिए ये इतना सब कुछ क्यों कर रहे हो? जहाँ तक हमें पता है कि तुम तो लड़कियों से कोसों दूर रहते हो, फिर हमारी बहन के लिए तुम ये सब क्यों कर रहे हो? शिव ने सीधे सीधे उससे सवाल किया। बिकॉज शी इज माई प्रिंसेस एंड आई लव हर। अभिमन्यु का ये कहना और दोनों भाइयों का मुंह कड़वा बन गया। क्या मतलब है तुम्हारा कि तुम उससे प्यार करते हो? तुम किसी भी लड़की की तरफ देखते नहीं हो और तुम्हें पता नहीं है कि लड़कियों को कैसे ट्रीट किया जाता है। सो तुम उसे भूल जाओ, शिव ने जरा गुस्से से पजेसिव होते हुए ही कहा और अभिमन्यु भी उसे घूर कर देखने लग गया। क्या मतलब है तुम्हारा? और तुम तो ऐसे कह रहे हो कि तुम्हें लड़कियों से बात करने का काफी नॉलेज है, और जिस तरह से मैं लड़कियों से कोसों दूर रहता हूँ ना, तो उसी तरह से तुम भी लड़कियों से उतने ही दूर रहते हो। तो ये बात तुम मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। अभिमन्यु ही जरा चिढ़ ही गया था।
चुप करो यार तुम दोनों। और अभी भाई का कहने का ये मतलब है कि शौर्या अभी छोटी है, बहुत छोटी। शी इज जस्ट 18 नाउ, सो तुम्हारी शफी इतनी जल्दी होंगी ये भूल जाओ। तुम्हें वेट करना होगा एटलीस्ट 5-6 साल, जब तक वो मैच्योर नहीं हो जाती। रूथ की बातों में भी कहीं ना कहीं उसके बहन के लिए पॉजेसिवनेस था, जिसे महसूस कर अभिमन्यु उसे भी घूर कर देखने लग गया। एपिसोड 20। हम उन्हें सौंप रहा हूँ तुम दोनों को, आराम से उनसे बदला ले लेना, बट मेक श्योर कि वो तुम्हारी कैद से भागे ना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरी प्रिंसेस को बहुत तकलीफ दी है उन्होंने, और मैं उन्हें। अभिमन्यु बोल ही रहा था कि शिवाय और रुद्र एक साथ ही बोले, प्रिंसेस अभी एक बात सच में बताओ कि तुम शौर्या के लिए ये इतना सब कुछ क्यों कर रहे हो? जहाँ तक हमें पता है कि तुम तो लड़कियों से कोसों दूर रहते हो, फिर हमारी बहन के लिए तुम ये सब क्यों कर रहे हो? शिव ने सीधे सीधे उससे सवाल किया। बिकॉज शी इज माई प्रिंसेस एंड आई लव हर। अभिमन्यु का ये कहना और दोनों भाइयों का मुंह कड़वा बन गया। क्या मतलब है तुम्हारा कि तुम उससे प्यार करते हो? तुम किसी भी लड़की की तरफ देखते नहीं हो, और तुम्हें पता नहीं है कि लड़कियों को कैसे ट्रीट किया जाता है। सो तुम उसे भूल जाओ। शिव ने जरा गुस्से से पजेसिव होते हुए ही कहा, और अभिमन्यु भी उसे घूर कर देखने लग गया। क्या मतलब है तुम्हारा? और तुम तो ऐसे कह रहे हो कि तुम्हें लड़कियों से बात करने का काफी नॉलेज है, और जिस तरह से मैं लड़कियों से कोसों दूर रहता हूँ ना, तो उसी तरह से तुम भी लड़कियों से उतने ही दूर रहते हो। तो ये बात तुम मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। अभिमन्यु ही जरा चिढ़ ही गया था। चुप करो यार तुम दोनों। और अभी भाई का कहने का ये मतलब है कि शौर्या अभी छोटी है, बहुत छोटी। शी इज जस्ट 18 नाउ, सो तुम्हारी शादी इतनी जल्दी होगी ये भूल जाओ। तुम्हें वेट करना होगा एटलीस्ट 5-6 साल, जब तक वो मैच्योर नहीं हो जाती। रूथ की बातों में भी कहीं ना कहीं उसके बहन के लिए पॉजेसिवनेस था, जिसे महसूस कर अभिमन्यु उसे भी घूर कर देखने लग गया। 5-6 साल? व्हाट रबिश! मैं मेरी प्रिंसेस के बिना एक दिन नहीं रह सकता, और ये दोनों मुझे उससे दूर रहने के लिए बोल रहे हैं, वो भी 5-6 साल। अभिमन्यु दिल ही दिल बोला और गुस्से से उन दोनों की तरफ देखने लग गया। 5-6 साल नहीं, शिवाय ने कहा, और अभिमन्यु को लगा कि शायद वो जल्दी ही उससे शादी करवाने के बारे में बोल रहा है। लेकिन जो बात शिवाय ने कही ना, उसे सुनकर अभिमन्यु का गुस्सा और भी बढ़ गया। कम से कम 8 साल, वैसे भी जरूरी तो नहीं कि उसकी शादी 21-22 साल की उम्र में हाँ करा दे। वैसे भी आजकल की गर्ल्स जब तक अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो जाती तब तक शादी के बारे में नहीं सोचती है, और हमारी प्रिंसेस वो तो हमें अभी अभी मिली है, सो हम उसे इतनी जल्दी विदा नहीं करेंगे। सो कम से कम 8 साल तो तुम्हें रुकना ही होगा, अभिमन्यु शिवाय ने कहा, और अभिमन्यु का दिल किया कि वो उसका गला दबा दे। तुम दोनों मेरे दोस्त हो या फिर दुश्मन? अभिमन्यु ने गुस्से से बोला। फिलहाल शौर्या के बड़े भाई, और उस हिसाब से तुम्हें हमारी बात माननी ही होगी। शिवाय और रुद्राय का एक साथ जवाब, और अभिमन्यु की नजरें उस पर और भी स्ट्रिक्ट हो गई। वो तीनों वह बहस कर ही रहे थे कि उतने में उन्हें सीढ़ियों से किसी के आने की आहट हुई, और उन्होंने सर उठाकर उस तरफ देखा। शौर्या वहां से नीचे आ रही थी, अभी अभी नींद में से उठी वो वैसे ही नीचे आ गई। अब जबकि उसे पता चला था कि कुछ देर पहले मिले लोग उसकी फैमिली है, तो वो उन्हें फिर एक बार देखने के लिए बेताब हो गई और उठकर सीधे भागते हुए ही बाहर आ गई। प्रिंसेस क्या कर रही हो? आराम से अभिमन्यु, आराम से चलो। शौर्या रुद्राय तीनों ने एक साथ रिएक्शन दिया, और उन तीनों को आवाज सुनकर शौर्या के कदम वहीं रुक गए। वो बारी बारी तीनों को देखने लग गई, और उन्हें देखकर उसके ओठों पर बड़ी सी स्माइल आ गई। क्या कर रही थी तुम स्वीट हट? ध्यान कहाँ था तुम्हारा? अभिमन्यु उसके पास आ गया और उसका हाथ पकड़कर उसने फिक्र से कहा। शौर्या की नजरें उसकी तरफ चली गई, और उसे अभिमन्यु पर फिलहाल में सबसे ज्यादा प्यार आया। ये वही शख्स था जिससे मिलने के बाद उसकी पूरी जिंदगी बदल गई थी। उसे न सिर्फ एक अच्छी जिंदगी उसने दी थी, बल्कि इतना प्यार भी दिया था, और उसके फैमिली को इतनी कम टाइम में उसने ढूंढ कर भी निकाला था। शौर्या सीधा उसके गले लग गई। थैंक यू मन, थैंक यू सो मच, आप बहुत अच्छे हैं, बहुत बहुत अच्छे। शौर्या ने उसे गले लगाए हुए ही कहा, और अभिमन्यु ने भी उसे अपने बाहों में भर के उसके सर पर हाथ फेरा। लेकिन फिर से ऐसे हरकत मत करना, तुम आराम से भी सीढ़ियों पर से उतर सकती हो, और अगर तुम्हें बहुत जल्दी हो तो यूज एलिवेटर, बस ऐसे भागना मत। अभिमन्यु प्यार से बोला, और उसके सर पर साइड से ओठ रख दिए, और बस यहाँ शिवाय और रुद्राय जलकर रखा हो गए। ब्रो, वो हमारी बहन है, तो उसे गले लगाने का हक पहले हमारा हुआ ना। ये अभी का बच्चा उसे क्यों गले लगा रहा है? रूथ ने चिढ़ते ही शिवाय से कहा, और जब उसकी तरफ देखा तब पाया कि शिवाय तो उससे भी ज्यादा चिढ़ा हुआ था। अब उनकी बहन को उनके सामने कोई गले लगाएगा, उसे कसी करेगा तो कोई भी भाई गुस्सा तो होगा ही ना, और तब तो और भी ज्यादा जब उन्हें की बहन का प्यार ना मिला हो।
अभिमन्यु शिवाय ने जरा सख्त लहजे में ही उसे पुकारा और उसकी आवाज सुनकर शौर्या होश में आ गई, मगर वो गुस्से में क्यों है ये उसे समझ नहीं आया। बॉस, शिवाय सर गुस्से में इसीलिए है क्योंकि बिग बॉस ने आपको गले लगाया है। यू कनो ब्रदर लव, सामने भले ही उनका बेस्ट फ्रेंड क्यों ना हो, लेकिन कोई भी भाई अपने बहन को ऐसे किसी गैर लड़के के पास नहीं देख सकता है। ब्रदर्स पजेसिव होते हैं उनके बहन के लिए और उनके सेफ्टी के लिए उतनी ही अलग भी। डेफिनेटली वो दोनों भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, चिका ने कहा। और चिका की बात सुनकर शौर्या के ओठों पर की स्माइल और भी बढ़ गई। उसके भाई उससे प्यार करते हैं, उसके लिए, उसकी सेफ्टी के लिए पजेसिव है। ये बात उसे कितना खुश कर गई थी इसका अंदाजा खुद उसे भी नहीं था। वो अभिमन्यु से थोड़ा दूर हो गई और अब अभिमन्यु एक बार उसे तो घूर कर नीचे खड़े उन दोनों को देखने लग गया। बॉस और बिग बॉस भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, देखिए ना। तभी तो आपके दूर जाने पर उनका एक्सप्रेशन ही चेंज हो गए, चिका ने फिर से कहा। और शौर्या अभिमन्यु की तरफ देखकर मुस्कुराई। वो खिलखिलाकर हंसने लग गई, इतनी खुश थी वो। एक केयरिंग लविंग पार्टनर, इतनी अच्छी फैमिली और जेलेस होने वाले भाई, सब कुछ उसे काफी खुश कर रहा था। और उसके खिलखिलाने से इन तीनों के चेहरे रिलैक्स हो गए और उनके चेहरे पर भी अब्दी वाले स्माइल आ गई। कितनी प्यारी भाई, हमारी बहना तो कितनी प्यारी है, दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की, रूद ने कहा। और शिव ने भी हाँ में सर हिला दिया। ये इस कदर हंसना, प्रिंसेस तुम सिर्फ मेरे सामने इस तरह से हंसा करो, बाकी किसी और के सामने नहीं, मुझे डर है कहीं तुम्हें किसी की नजर न लग जाए। अभिमन्यु ने उसके उस प्यारे से मुखड़े को अपने आंखों में बसाते हुए प्यार से कहा। और शौर्या उसकी तरफ मुस्कुराकर देखने लग गई। नहीं लगेंगी नजर मुझे अभिमन्यु, आप जो मेरे साथ हो, और मुझे यकीन है आपके होते हुए मुझे कभी भी नजर नहीं लग सकती है, शौर्या उसके आंखों में देखकर बोली। और फिर एक बार अभिमन्यु के ओठ उसके माथे पर आकर टिक गए और फिर से दोनों भाई जेलेस हो गए, उन दोनों को चिढ़ाते हुए ही। और शौर्या का हाथ अपने हाथों में पिके हुए ही अभिमन्यु नीचे आया और दोनों बस गहरी सांसें छोड़ते हुए उसे देखते रहे। हेलो भाई, क्या मैं आपको भाई बोलूं ना? शौर्या ने नीचे आकर दोनों को ग्रीट किया और फिर प्यार से उनसे बोली कि क्या वो उन्हें भाई कह सकती है। और बस दोनों के चेहरे पर के एक्सप्रेशन फिर से सॉफ्ट हो गए। हाँ हाँ बिल्कुल बच्ची, तुम हमें भाई ही बोलो, शिव ने जल्दी से कहा और उसके सर पर हाथ रख दिया। वो तो अपने बहन को गले लगाना चाहता था, लेकिन उनकी बहन उनके बीच के रिश्ते से अनजान थी और इस तरह उसे गले लगाना ये सही नहीं होता ना। सो उसने किसी तरह से अपने आप पर कंट्रोल किया। हाँ शौर्या, तुम हमें भाई ही कहना, मैं रूथ भाई और ये शिवाय भाई, हम दोनों ट्विंस है तो मुझसे 2 मिनट ही बड़े, लेकिन मैं भी इन्हें भाई ही बोलता हूँ। और मोम डैड वो भी यही है, रूथ जल्दी से बोला। चलो मैं तुम्हें उनसे मिलवाता हूँ, हाथ पकड़ सकता हूँ ना तुम्हारा? रूथ ने कहते हुए उसके आगे हाथ किया और शौर्या ने भी उसके हाथों में हाथ दे दिया और उसके साथ चली गई। ये लड़का इतना बातूनी कैसे हो सकता है? वो अपने साथ शौर्या को लेकर कैसे चला गया? शिवाय जरा गुस्से से ही बोला। अब तक अभिमन्यु से जल रहा वो अब रूथ से जलने लग गया। वही मैं भी सोच रहा हूँ, ऐसे तो इसके मुंह से एक लफ्ज नहीं निकलते हैं, हॉस्पिटल में भी सब उससे कितना डरते हैं और अब देखो ये तो ऐसे प्रीटेंड कर रहा है कि जैसे उससे ज्यादा स्वीट कोई है ही नहीं। अभिमन्यु भी अब की बार जेलेस हो गया और उसने अपने खाली हाथ को देखा जिसमें अब थोड़ी देर पहले शौर्या का हाथ था। तुमने उसे किस क्यों की? मैं पहले ही बोल रहा हूँ अभिमन्यु की मेरी बहन अब छोटी है, सो तुम उससे दूर रहो। शिव का ध्यान अब जाकर अभिमन्यु की तरफ गया और उसने उसकी तरफ देखकर गुस्से से कहा, तुमने उसे किस क्यों की? मैं पहले ही बोल रहा हूँ अभिमन्यु की मेरी बहन अब छोटी है, सो तुम उससे दूर रहो। शिव का ध्यान अब जाकर अभिमन्यु की तरफ गया और उसने उसकी तरफ देखकर गुस्से से कहा, देख मत ऐसे, मैं ये थोड़ी कर रहा हूँ कि मैं मेरी बहन की शादी तुझसे नहीं कराऊंगा, लेकिन उसे थोड़ा बड़ा तो होने दे, वैसे भी तुझसे अच्छा लड़का मेरी बहन को कहीं नहीं मिलेगा, बट स्टील वो अभी छोटी ही है, शिव ने फिर एक बार कहा और अभिमन्यु ने ना में सर हिला दिया। शट अप शिव, अभिमन्यु कहकर रूथ गया उस साइड चला गया और शिव भी उसके पीछे पीछे गया। रूथ शौर्या को लेकर किचन में चला जहां मृणाल जी और संजीव जी एक साथ मिलकर शौर्या के लिए कुकिंग कर रहे थे। वो दोनों तुम्हारे लिए खाना बना रहे हैं, रूथ ने धीरे से कहा और शौर्या के आंखों में चमक आ गई। मेरे लिए? उसने खुश होते हुए सवाल किया और मृणाल जी और संजीव जी दोनों का ध्यान उसकी तरफ गया। तो दोस्तों आगे कहानी में क्या होगा ये जानने के लिए स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ नॉवल स्टोरी 2.6 पर। अगर कहानी आप सबको पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।